हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग जो यूक्लिड ज्योमेट्री है, जो क्लास 9th का आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर भी है, इसके बारे में आज हम लोग जीरो से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो जीरो से कहने का मतलब ये है कि हम जियोमेट्री को बेसिक से पढ़ेंगे। जियोमेट्री की शुरुआत कैसे हुई, जियोमेट्री कहाँ से आया और जियोमेट्री का विशेष जो उसकी खोज हुई वो कहाँ पे हुई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले हमको बता दें बच्चों कि ये जो जियोमेट्री है वो कैसे बना, इसका नाम कैसे जियोमेट्री पड़ा, उसे हम लोग पहले ये जानेंगे। ये जियोमेट्री है बच्चों, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो है बच्चों वह है जियो और दूसरा जो है मेट्रीन है। दूसरा क्या है बच्चों? मेट्रीन है। जियो और मेट्रीन ये दो यूनानी वर्ड है, मतलब ये ग्रीक वर्ड है और दोनों ग्रीक वर्ड से मिलकर ये बना है। जियो का मतलब होता है बच्चों धरती, पृथ्वी, अर्थ। जियो का अर्थ क्या होता है? मतलब अर्थ होता है बच्चों। और मेट्रीन का मतलब होता है बच्चों मापन। ठीक है ना? तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि संभवतः यह माना जाता है कि जो अर्थ है उसे मापने के लिए ही जियोमेट्री की उत्पत्ति हुई है। जो जियोमेट्री की उत्पत्ति हुई है वो किसके लिए हुई है? अर्थ को मापने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जो ये अर्थ है बच्चों, वो जो भूखंड है वो बहुत सारे डिफरेंट क्या होते हैं, शेप के होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रेंगुलर शेप का भी भूखंड होता है ना, स्क्वायर शेप का भी होता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी होता है और ट्रेपेजियम शेप का भी होता है। ठीक है ना बच्चों? तो उसी शेप की कैसे माप किया जाए उसके लिए किसकी खोज हुई थी? जियोमेट्री की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है ना? और ये जो जियोमेट्री है बच्चों, इसका साक्ष्य भी हमें क्या मिलता है? बहुत जो पहले की सभ्यताएं थी, जो भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, उसमें भी हमें इसकी क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत जगह पे क्या मिला गया था? हवन कुंड मिला था ना। फिर क्या मिला था बच्चों? आपको स्नान घर मिला था जो क्यूबिकल शेप का था। कहीं कहीं तो आप वैदिक काल में भी देखते हैं तो पूजा करने के लिए क्या मिलता था? ट्रेंगुलर हवन जो अग्नि कुंड होता था वह मिलता था, कहीं स्क्वायर शेप का मिलता था। इससे यह पता चलता है कि जो जियोमेट्री है बच्चों, इसकी उत्पत्ति बहुत साल पहले ही हो चुकी है। तभी तो इसका साक्ष्य हमें क्या मिलता है? जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसमें मिलता है, जो मिस्र की सभ्यता है उसमें मिलता है, फिर हमारे भारत में जो सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं थी सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें भी इसका साक्ष्य क्या होता है बच्चों? मिलता है। ठीक है ना बच्चों? तब हम लोग ये जानेंगे कि ये ज्योमेट्री है, इसका सबसे विशेष रूप से कहां पे ये विकसित हुआ। इस रूप से इसका जो विकास हुआ था वो यूनान में हुआ था। कहां पे हुआ था बच्चों? यूनान में हुआ था। ठीक है ना? तो यूनान में ही एक तज्ञ हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, थेल्स के बारे में। क्या श्रेय मिला है कि सबसे पहले ज्योमेट्री के जो प्रूफ, किसी तथ्य को उन्होंने क्या किया था? प्रूफ किया था। वो क्या था तथ्य? कि जो सर्कल है बच्चों, उसका जो डायमीटर है ना, वो डायमीटर इस सर्कल को क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में बांटता है। ये सबसे पहले किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। ठीक है? और उनको इसका श्रेय भी दिया जाता है कि सबसे जो पहले किसी चीज को प्रूव किए थे वो कौन थे? तो थेल्स थे। फिर उसके बाद उनके जो शिष्य हैं पाइथागोरस हैं, उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया इस जियोमेट्री को विकसित करने में। फिर उसके बाद बहुत सारे गणितज्ञ आए, उसमें यूक्लिड का भी नाम आता है। यूक्लिड ने क्या किया था बच्चों कि सारे उस समय के जितने भी तथ्य थे जो खोजे जा चुके थे, उन्होंने क्या किया? एक बुक में क्या कर दिया? एकत्रित कर दिया। उन्होंने उस बुक का नाम क्या रखा था? एलिमेंट्स रखा था। एलिमेंट्स, उसको ग्रंथ उन्होंने बोला। उसी में उन्होंने क्या किया? सभी उस समय जितने भी प्रूफ हुए थे, जो भी स्टेटमेंट था, जो प्रूफ किया गया था, उसे उन्होंने क्या कर दिया? एक बुक में लाकर केंद्रित कर दिया। एक बुक में लाकर उसको क्या कर लिया? एकत्रित कर लिया। ठीक है? अब बच्चों हमने ये जाना कि जो
एलिमेंट्स नामक ग्रंथ था, उन्होंने क्या किया, यूक्लिड ने उसमें जितने उस समय के प्रूफ थे सभी को एकत्रित कर दिया। और बच्चों आपको ये भी बता दें, जो एलिमेंट्स नामक जो ग्रंथ था उसमें कुल कितने अध्याय थे, तो 13 अध्याय थे। कुल कितने अध्याय थे बच्चों, तो 13 अध्याय थे, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि जो यूक्लिड ज्योमेट्री है, जो उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब उसे हम लोग आसानी से समझेंगे, ठीक। जो यूक्लिड ज्योमेट्री के जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो यहाँ पे लिखा गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे विशेष, ठीक है ना। और इसके बाद जो बच गया है उसे भी हम लोग आज के वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको ये सारी चीजें छूट ना जाए, आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है बच्चों। तो आप सबसे पहले हम लोग एक्सियोम्स के बारे में जानेंगे, पोस्टुलेट के बारे में जानेंगे, फिर स्टेटमेंट, फिर थ्योरम के बारे में। एक्सियोम्स का हिंदी बच्चों अपग्रहित होता है, पोस्टुलेट्स का अभिधारणा होते हैं, और स्टेटमेंट्स का कथन होता है, और थ्योरम का प्रमेय। तो एक्सियोम्स क्या है बच्चों, तो एक ऐसा तथ्य है जो ऑलरेडी प्रूफ होता है, जिसे हमें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वो क्या केवल ज्योमेट्री के लिए नहीं, ज्योमेट्री के अलावा दूसरे में भी यूज होता है, उसे हम लोग एक्सियोम्स कहते हैं। लेकिन पोस्टुलेट के बारे में बच्चों ये भी वही है, लेकिन इसका केवल यूज कहाँ होता है, आपको ज्योमेट्री में ही होता है। जैसे आपसे एग्जांपल में बच्चों ये बोला जाए कि आपके शरीर का कोई भी अंग आपके होल बॉडी से छोटा ही होता है, तो ये तो सत्य है, इसमें तो कोई प्रूफ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका कान आपके पूरे होल बॉडी से छोटा ही ना है, आपका हाथ आपके पूरे होल बॉडी से क्या है, छोटा है, ये तो दिख रहा है, इसको तो प्रूफ करने की हमें आवश्यकता नहीं है ना। तो वही चीज ये है, तो उसी को हम लोग एक्सियोम्स कहते हैं। क्या है बच्चों, स्टेटमेंट्स। क्या है, स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स मतलब वो तथ्य है बच्चों जिसे ये बोला जा सकता है कि ये सही है या गलत है। जैसे आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तब आंसर दे सकते हैं ट्रू या फॉल्स, सही है नहीं तो गलत है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम, ऐसे तथ्य को, ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स कहते हैं बच्चों। और थ्योरम किसे कहते हैं ये जान लें। तो थ्योरम परिमेय बच्चों ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे हमें प्रूव करने की आवश्यकता पड़ती है, सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो इसे हम लोग प्रूव करके दिखाना पड़ेगा हाँ कि सभी जो इंटीरियर एंगल है किसी ट्रायंगल के बच्चों, उसके सभी जो एंगल हैं वो मिलकर कितने डिग्री बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, थ्योरम बोलते हैं। तो हमें अब विश्वास है कि आप लोगों ने क्या किया, समझ लिया होगा कि एक्सियोम्स क्या हैं, पोस्टुलेट्स क्या हैं, फिर स्टेटमेंट्स क्या हैं, फिर आपको थ्योरम क्या है, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो यूक्लिड्स एक्सियोम्स हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। जो पहला है बच्चों वो क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब वे चीजें जो किसी दूसरे के इक्वल्स हों तो वे आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं कि A इक्वल है B और बच्चों B इक्वल है C, तो हम ये कह सकते हैं कि A इक्वल होगा C के। आप समझे ना। सेकेंड है बच्चों, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। यदि बराबर चीज में किसी बराबर नंबर को ऐड किया जाए तो क्या होगा, वह इक्वल होगा। जैसे A इक्वल था B, ठीक है बच्चों, और इसमें जब हम C जोड़ दिए और इसमें भी C जोड़ दिए तो जो ये मिलेगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। अब समझ रहे हैं ना। चलिए तीसरा, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। जब बराबर चीज में से कोई इक्वल हो और उसमें से कोई सेम नंबर ही क्या किया जाए, सबट्रैक्ट किया जाए, तो भी वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे A और B इक्वल था और यहां पे हम C को सबट्रैक्ट कर दें और इसमें से भी C सबट्रैक्ट कर दें तो जो ये आएगा बच्चों रिमाइंडर वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो फोर्थ है, द होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। हम ये बताए ना कि एक होल, एक पूरे
पार्ट अपने किसी भी एक हिस्से से क्या होगा, बड़ा ही होगा। यही ना कह रहा है, ए होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। जैसे हम एग्जाम्पल दिए हैं कुछ देर पहले आपको कि आपके शरीर के कोई भी पार्ट आपके पूरे होल बॉडी से क्या होगा, छोटा ही होगा। इसका मतलब तो पूरा जो शरीर है उस पार्ट से क्या है, बड़ा है। आप अच्छे से समझ लिए हैं। आगे देखते हैं बच्चों, थिंग्स विच आर हाफ्स of the same things are equal to one another। इसका मतलब है बच्चों, यदि ये A और ये B बराबर है तो A का जो आधा आएगा और B का जो आधा आएगा ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आप इसे अच्छे से समझ लिए ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म में। बच्चों हम लोग यहाँ पे इक्वलिट्स पोस्टुलेट्स के बारे में जानेंगे, जो क्या है, A straight line may be drawn from any one point to any other points। मतलब किसी भी एक बिंदु से किसी भी दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा क्या कर सकते हैं, हम लोग खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझते हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो इससे सीधी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन उस लाइन को कहते हैं बच्चों जो रुका हुआ है, जैसे यहाँ पे शांत है, तो इसे हम लोग चाहें तो दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में अनंत तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपरिमित रूप से। तो इधर भी जा सकता है बच्चों और ये इधर भी जा सकता है। आप समझ गए। तीसरा है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एनी रेडियस। किसी भी सेंटर को मानकर, कितना भी रेडियस मानकर हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। जैसे ये सेंटर मान लेते हैं बच्चों और यहाँ पे कुछ भी रेडियस मानकर एक सर्कल हम लोग बना सकते हैं, बड़ा सा भी रेडियस मानकर बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना। चलिए, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल होते हैं सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ऐसे 90 डिग्री बनाइए या ऐसे 90 डिग्री बनाइए, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना आप। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोगों ने पोस्टुलेट के बारे में भी जान लिया, ठीक है ना। जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बच गया है, जैसे लाइन किसे कहते हैं, रे, पॉइंट, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।